डरी सहमी वो 19 साल की लड़की खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रही थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे, जो किसी भी वक्त आंखों से बहने के लिए तैयार थे, और साथ ही कांप रही थी, जैसे उसे किसी का डर हो। अचानक कदमों की चाप उसे अपने पास आती हुई नजर आई। उसने घबराकर पीछे पलटकर देखा, जहां से राजदीप ठाकुर बहुत ही शांत से चले आ रहे थे। सामने खड़ी लड़की को देखकर उनके कदम जहां थे वहीं ठहर गए, और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुक्ति घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगी और वहां से भाग गई। राजदीप ठाकुर की आंखें गुस्से से जलने लगी। राजदीप ठाकुर जोर से चीखकर बोले, माई कोरमा, आपसे कितनी बार कहा है, जब हम हवेली में मौजूद हों, यह मनहूस लड़की हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने शायद हमारी बात न मानने की कसम खाई है। आखिरी बार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, ये लड़की दोबारा हमारी नजरों के सामने न आए। इस बात का खास ख्याल रखें। माई कोरमा गर्दन झुकाकर घबराते हुए बोली, ठाकुर साहब, गलती हो गई। अब से मुक्ति कभी आपके सामने नहीं आएगी। इस बात का खास ख्याल रखेंगे हम। आपसे जो कहा उसका खास ख्याल रखिएगा, वरना हम आपको भी यहाँ से रफा दफा कर देंगे। ठाकुर साहब माफी चाहते हैं, आगे से कोई गलती नहीं होगी। राजदीप ठाकुर गुस्से में माई कोरमा को घूरते हुए वहां से चले गए, और माई कोरमा उस तरफ चली गई जहाँ 19 साल की मुक्ति भाग कर गई थी। माई कोरमा हवेली के पीछे बने तालाब के पास आई और इधर उधर देखकर मुक्ति को ढूंढने लगी। उन्हें मुक्ति तालाब के किनारे बैठी नजर आई। माई कोरमा मुक्ति के पास आकर बैठी और उस बच्ची के सर पर हाथ फेर कर बोली, हम आपको पूरी हवेली में ढूंढ चुके हैं और आप यहाँ बैठी हैं। मुक्ति चेहरा झुकाए रोते हुए सिसक सिसक कर बोली, माई, ठाकुर साहब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हम तो उनकी बेटी हैं ना। आपसे किसने कहा ठाकुर साहब आपसे नफरत करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठाकुर साहब काम में व्यस्त रहते हैं, और जब काम से वापस आते हैं तो वो थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा गुस्सा करते हैं। लेकिन आप ठाकुर साहब के गुस्से को दिल पर ना लें, और अगर हो सके तो ठाकुर साहब के सामने मत जाया करिए। ठाकुर साहब आपको देखकर गुस्सा हो जाते हैं। माई, हम इतने भी नादान और नासमझ नहीं हैं जो आप ऐसे बहला रहे हैं। ठाकुर साहब हमसे नफरत करते हैं, हमें अपनी आंखों के सामने तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा मत कहिए मुक्ति, आप बहुत अच्छी हैं, कोई आपसे नफरत कर ही नहीं सकता। इसलिए इन बातों को ध्यान में मत दीजिए, और कल की तैयारी करिए। कल आपको हमारे साथ अलीगढ़ जाना है। आपकी मौसी आपको बहुत याद कर रही हैं। कुछ दिन उनके पास रह आइए, वहाँ जाकर आपको अच्छा लगेगा। छोटी माँ और ठाकुर साहब ने जाने के लिए इजाज़त दे दी हमें। हमने छोटी ठाकुराइन से पूछ लिया है, उनको कोई एतराज़ नहीं है आपके जाने से। मुक्ति अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर बोली, हमारे कहीं भी जाने से हवेली में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हवेली में रहें, उससे सबको फर्क पड़ता है। मिताली भी हमारी बहन है, उसके कहीं भी जाने से सब उदास हो जाते हैं। यहाँ तक कि ठाकुर साहब उनको बहुत प्यार करते हैं, और छोटी माँ, उनकी तो अपनी बेटी में जान बसती है। लेकिन हम मरें या जिएं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माई, हम अनाथ हैं, इसलिए हमारे जन्म के समय हमारी माँ छोड़कर हमें चली गई, इसलिए क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी हैं। मिताली बिटिया आपसे जलती है, वो आपके जितनी खूबसूरत नहीं है ना। और छोटी ठकुराइन मिताली की वजह से आप पर ध्यान नहीं देती। लेकिन मुक्ति, आप परेशान मत हो, हम आपको प्यार करते हैं। कोई आप पर ध्यान दे या ना दे, लेकिन हम तो आपका ख्याल रखते हैं ना। और कल आप अपनी मौसी के यहाँ जा रही हैं, आपकी मौसी भी तो बहुत प्यार करती हैं आपको। माई, आप और मौसी दो ही इंसान ऐसे हैं जो हमें प्यार करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। इस बार हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे माई, इस हवेली में कभी लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं बोलते, भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा माई। ठाकुर साहब हमसे इतनी नफरत करते हैं, अगर कभी गलती से हम उनके सामने आ भी जाते हैं तो सबके सामने डांटते हैं और हमें मारते भी हैं। हम उनसे नफरत करते हैं माई, और ठाकुर साहब को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा मत बोलिए, ठाकुर साहब आपके पिता हैं, और कोई अपने पिता के बारे में ऐसा नहीं बोलते। आप ही बताएं, हमारी क्या गलती है? इस हवेली में हमने जन्म लिया, यह हमारी गलती है? या हम ठाकुर साहब की औलाद हैं, यह हमारी गलती है?
हमारे जन्म के समय हमारी माँ भगवान के पास चली गई, इसमें हमारी गलती है? हम मिताली से सुंदर हैं या फिर इसमें हमारी गलती है? आप ही बताएं माई, कहाँ में हमारी गलती है? हमें हमारी कहीं में कोई गलती नज़र नहीं आती, लेकिन हवेली के लोगों को हमारी गलतियों के अलावा और कुछ हमें नज़र ही नहीं आता। आपकी कोई गलती नहीं है। हवेली में मौजूद लोग पागल हैं जो इस फूल सी मासूम बच्ची से नफरत करते हैं, लेकिन हम तो आपसे प्यार करते हैं मुक्ति। माँ, आज तक आपने ही हमारी देखभाल की है, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल आपने ही रखा है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जब कभी हमें आपका एहसान उतारने का मौका मिलेगा, हम ज़रूर आपका एहसान उतारेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं आप, लेकिन हम आपको बता दें, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये हमारा काम था और हमें हमारे काम के पैसे मिलते आए हैं। आपकी देखभाल की जिम्मेदारी ठाकुर साहब ने हमें दी और आपका ख्याल रखने के पैसे हमें मिले हैं। ये कोई एहसान नहीं है, हमारा काम था। जब से उसने होश संभाला है, तब से खुद का ख्याल रखते माई कोरमा को ही देखा है। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल उन्होंने एक माँ की तरह रखा है। कभी उसे माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई, लेकिन आज माई कोरमा के मुंह से ये सब सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक बार फिर उस नाजुक सी लड़की का दिल भर आया। मुक्ति खुद को संभाल कर उठी और माई कोरमा की तरफ देखकर बोली, हमें भूख नहीं है, थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। इतना बोलकर मुक्ति हवेली के पीछे बने अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुक्ति अपनी माँ की तस्वीर के पास आई और उनको देखते हुए आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ, देखा आपने, हमें ठाकुर साहब अपनी बेटी मानते ही नहीं। अगर हम उनकी बेटी होते तो ठाकुर साहब हमारी जिम्मेदारी माई कोरमा को ना देते, खुद हमारी देखभाल करते जैसे मिताली की करते हैं। लेकिन हम उनकी बेटी ही नहीं है माँ। ठाकुर साहब हमसे नफरत करते हैं माँ, हमसे नफरत करते हैं माँ। आप हमें छोड़कर चली गईं। आपके जाते ही हम ठाकुर साहब पर बोझ बन गए। माँ, हम अब कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। सुन रही हैं ना आप? अब हमें यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। मुक्ति ने कमरे में पड़ा एक बैग उठाया और उसमें अपने कपड़े डालने लगी। मुक्ति जिस कमरे में रहती थी, ये कमरा हवेली के पिछले हिस्से में बना था, जहाँ मुक्ति के अलावा कभी कोई नहीं आता था। हवेली में बहुत से कमरे थे। ठाकुर साहब मुक्ति को हवेली में रहने नहीं देना चाहते थे, लेकिन माई कोरमा मुक्ति को यहीं रखना चाहती थी। उन्होंने ठाकुर साहब से हवेली के पीछे बने कमरे में रहने के लिए मना लिया था और ठाकुर साहब ने माई कोरमा से कहा, ये लड़की कभी हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ तो ठाकुर साहब मुक्ति के साथ साथ उनको भी हवेली से बाहर निकाल देंगे। उस दिन से इस कमरे को मुक्ति का कमरा कहें या फिर घर, यही एक कमरा बन गया था। यह कमरा कुछ खास नहीं था, एक आम सा कमरा था जिसमें सोने के लिए बेड तक मौजूद नहीं था। मुक्ति हमेशा नीचे फर्श पर ही सोती थी और इसमें ही वह खुश थी। छोटी छोटी चीज़ों में मुक्ति खुशियाँ तलाश करती और खुश हो जाती। अपनी मौसी के घर जाने की बात सुनकर मुक्ति खुश थी। वहाँ जाकर उसे सुकून से रहने को मिलता। जितने भी दिन वह अलीगढ़ में रहती, खुश होकर रहती। कहते हैं मौसी माँ की तरह प्यार करती है। मुक्ति की मौसी ने यह बात साबित कर दी थी। सुबह सवेरे सबके उठने से पहले माई कोरमा मुक्ति को लेकर बस अड्डे पर आई और अलीगढ़ जाने वाली बस में बैठकर अलीगढ़ जाने के लिए निकल गईं, जहाँ सुजाता उनका इंतजार कर रही थी। इतनी बड़ी हवेली में मुक्ति के लिए कोई एक गाड़ी भी अवेलेबल नहीं थी जिसमें वह बैठ सकती। वैसे तो मुक्ति कहीं जाती नहीं थी, लेकिन अगर कभी माई के साथ कहीं जाना भी पड़ता तो हमेशा बस से या फिर रिक्शे से जाती और मिताली हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती। एक घर में दो बेटियां होने के बावजूद दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खाने पीने और रहने से लेकर हर चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मिताली सब चीज़ें अपने मन की करती और मुक्ति को कभी इन सब की इजाज़त ही नहीं मिली। बस अलीगढ़ पहुंचकर रुकी। मुक्ति ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। माई के साथ मुक्ति बस से बाहर आई और बस स्टॉप से चलकर कुछ आगे आई। माई कोरमा ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कुछ देर के इंतजार के बाद एक गाड़ी उन दोनों के सामने आकर रुकी।
माई कोरमा मुक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आपकी मौसी ने आपको लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया है। गाड़ी से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। वो आदमी मुक्ति और माई कोरमा के सामने आकर बोला, मैडम ने आपको लेने मुझे भेजा है। यह मुक्ति का सामान है, आप इसे गाड़ी में रख दीजिए। माई कोरमा ने हाथ में लिया बैग ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे लेकर ड्राइवर गाड़ी में रखने लगा। माई कोरमा मुक्ति के सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोली, अब आप अपनी मौसी के घर जाइए और हमें इजाज़त दीजिए। माई, आप भी मौसी के घर साथ चलिए ना, हमें शाम होने तक हवेली पहुंचना है। अगर ठाकुर साहब को पता चला हम शाम तक वापस नहीं आए तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। मुक्ति की आंखों में आंसू भर आए। वह माई का हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, माई, अब हम यहाँ से वापस हवेली नहीं जाना चाहते। आप ठाकुर साहब को बता दीजिए। जैसी आपकी इच्छा मुक्ति, हम ठाकुर साहब से कह देंगे और उनका जो भी फैसला होगा हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। आप यहाँ अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और फिर मुक्ति गाड़ी में बैठकर चली गई और माई कोरमा भई खड़ी होकर वापसी की बस आने का इंतज़ार करने लगी। अब तक उसने कोई खुशी देखी ही नहीं थी। हवेली में कोई त्योहार हो या कोई फंक्शन होता, उसे हमेशा इन सबसे दूर रखा जाता। वो मनहूस है, उसका साया भी किसी पर पड़ने नहीं दिया गया था। उसे समझ में नहीं आता कि उसने आखिर ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से उसे सबसे दूर रहना पड़ता। राजदीप ठाकुर उसकी शकल से क्या, उसके साय से भी नफरत करते थे। यह हवेली उसकी कभी थी ही नहीं। यहाँ अपना हक भी किस हक से समझती। आज इसी कारण उसने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया और अपनी आने वाली जिंदगी जीने के लिए उस कैदनुमा जगह से निकल आई थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक गेट के अंदर दाखिल हुई और एक बंगले के सामने आकर रुकी। मुक्ति मुस्कुराकर गाड़ी से बाहर निकली और एक नज़र बंगले पर डालकर अंदर बढ़ गई, जहाँ सुजाता उसके आने का इंतजार कर रही थी। मुक्ति आकर सुजाता के गले लगी। मेरी बेटी कैसी है? लगता है इस बार मुझे बहुत मिस किया गया है। सुजाता मुक्ति के सर पर हाथ फेरकर बोली। मुक्ति उनसे अलग हुई और भर्राए गले के साथ बोली, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हमने। अब यहाँ आ गई हो ना, हम साथ में बहुत मज़े करेंगे। चलो अंदर आओ। सुजाता मुक्ति को अपने साथ लेकर अंदर बढ़ गई। तुम्हारा रूम साफ करवा दिया है, जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुक्ति सुजाता का हाथ थाम कर बोली, मौसी हमें आपसे कुछ कहना था। मुक्ति, पहले तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और बेटा उसके बाद बात करते हैं। ठीक है मौसी। इतना बोलकर मुक्ति अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सुजाता मुक्ति को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और वह आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर खाना खा रही थी। जितने दिन के लिए तुम यहाँ हो, मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मौसी, हम हमेशा यही रहना चाहते हैं, आपके पास। ऐसा नहीं होता बेटा, राजदीप आपको हमारे पास रहने नहीं देंगे। मौसी, हमें उस हवेली में नहीं जाना है, हम हमेशा यहीं रहना चाहते हैं आपके साथ। मैं कुछ सोचती हूँ जिससे तुम यहीं रहो। ठाकुर साहब हमसे नफरत करते हैं, हम उन्हें नहीं पसंद हम उनके सामने भी जाएं। हम ऐसी घुटन भरी जगह नहीं रह सकते, हमारा वहाँ दम घुटता है। आप कुछ करिए मौसी और हमें वहाँ जाने से हमेशा के लिए रोक लीजिए। हमें नहीं जाना वहाँ, सबको हमसे नफरत है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अब तुम यहाँ हो, जैसे चाहती हो ऐसे रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। कुणाल भैया कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मुक्ति अपने आंसू पोंछकर इधर उधर देखते हुए बोली, कुणाल अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया है, 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। जब तक कुणाल आता है हम दोनों मजे करेंगे। और हाँ, तुम्हें बताना था, कल मुझे भी 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के किसी काम से मुंबई जाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो, इसी बहाने तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। हम कैसे? जैसे मैं जा रही हूँ वैसे ही चलो। मैं तुम्हें वहाँ किसी स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। स्पेशल इंसान? मुक्ति ने नासमझी से पूछा। हाँ, एक स्पेशल इंसान है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं मौसी? और वो स्पेशल इंसान है कौन? तुम नहीं जानती उनको, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में उनको सब बता रखा है। सब मतलब? सबसे मतलब वो सब नहीं जो तुम सोच रही हो। तुम्हारी खूबियाँ वो सब बता रखी हैं।
मौसी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रही हैं। सुजाता मुक्ति का भोलापन देखकर उसके गाल छूकर मुस्कुराकर बोली, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। कल मुंबई जाने के लिए अपनी तैयारी करो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की है। तुम्हारे रूम में शॉपिंग बैग रखवा दिए हैं। वही सब कपड़े पैक कर लेना। मौसी, आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा, अब वक्त आ गया है तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आने का। आप कहना क्या चाहती हैं? और कैसा वक्त आ गया है? मेरी भोली बच्ची, तुम कितनी भोली हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जानकी भी हमेशा से तुम्हारी तरह ही भोली हुआ करती थी, लेकिन उसके भोलेपन ने ही ठाकुर साहब को खुली छूट दी और आज वो इंसान खुश है किसी और के साथ। मौसी, जब तक हम यहाँ हैं हवेली वालों की कोई बात नहीं करेंगे। वो लोग पसंद नहीं हमें। ओके, हम हवेली के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। मुक्ति सुजाता के साथ मुंबई जाने के लिए निकल गई थी। ये सफ़र उसके लिए नया था। मंजिल कहाँ लेकर जाएगी, मुक्ति को नहीं मालूम था। सुजाता के कहे अनुसार मुक्ति तैयार होकर उनके साथ जा रही थी। उसने वही ब्लैक साड़ी पहनी थी जो सुजाता ने उसे पहनने के लिए दी थी। मन में डर और घबराहट हो रही थी। सुजाता उसकी मौसी थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कुछ सोच कर ही उसे अपने साथ चलने के लिए कहा होगा। एयरपोर्ट से गाड़ी सीधा एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। सुजाता गाड़ी से उतरकर बाहर आई और सामने खड़े एक शख्स की तरफ बढ़ गई और उनसे मिलने लगी। मुक्ति गाड़ी से बाहर आई और झुककर अपनी साड़ी सही करने लगी। मुक्ति बेटा, यहाँ आइए। तभी सुजाता ने उसे पुकार कर कहा। मुक्ति ने नज़र उठाकर सामने देखा और सुजाता की तरफ बढ़ गई। मौसी, आपने बुलाया? इनसे मिलिए, यह है मिस्टर अजय कपूर। इस होटल के ऑनर यही हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी। नमस्ते अंकल, मुक्ति हाथ जोड़कर बोली। नमस्ते बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? बदले में मुक्ति थोड़ा डरते हुए बोली। वह आज तक ऐसे लोगों से मिली नहीं थी, पहली बार किसी से मिल रही थी। बात करते वक्त थोड़ा डर और घबराहट होना तो लाजमी ही था। सुजाता से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी जो अब पूरी हो गई। अभी आप लोग थक गए होंगे, जाकर रेस्ट करिए। शाम को होटल में हमने एक पार्टी रखी है, आप दोनों उसमें इनवाइट हैं। वक्त पर नीचे आ जाइएगा। पार्टी किस लिए रखी है अजय, कोई खास वजह? मार्कशार्ट अपनी स्टडी कंप्लीट करके लौट आए हैं और हमारा ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। उसी की खुशी में हम ये पार्टी रख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों वक्त पर पार्टी में पहुंच जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। इधर संगीता सुबह ही पूजा करके सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर बने कमरे में आते हुए बोली, नीचे इतने कमरे बने हैं लेकिन साहबजादे को यहीं रहना है, सबसे अलग तीसरी मंजिल पर। हमसे तो सीढ़ियां चढ़ा नहीं जाता, लेकिन इन साहबजादे की वजह से हर रोज सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। संगीता इस बड़े से कमरे में चारों ओर नजर घुमाकर बेड को खाली देखकर बोली, ये लड़का इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? अरे माँ, आप नहीं समझेंगी, मैं यहाँ तीसरी मंजिल पर क्यों रहता हूँ। मार्कशार्ट टावल से पसीना पोंछते हुए रूम में आते हुए बोला। हमें समझना भी नहीं है, वही घिसी पिटी लाइन बोलेंगे आप मुझे। शोर शराबा पसंद नहीं है, अकेलेपन पसंद है, वगैरह वगैरह। मार्कशार्ट टावल काउच पर फेंक कर पीछे से संगीता के गले लगकर बोला, माँ, आप यहाँ किसी काम से आई हैं ना? जरूर डैड ने आपको भेजा होगा कोई और नया फरमान सुनाने। तुम्हारे डैड ने होटल में आज रात पार्टी रखी है, तुम्हें वक्त पर पार्टी में पहुँचना है, यही फरमान सुनाने आई हूँ। डैड ने अब पार्टी किस खुशी में रखी है और क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। शाम को पार्टी में जाएंगे तब उनसे पूछ लेना। मुझे आधे घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है, प्लीज़ आप जाकर ब्रेकफास्ट लगवा दीजिए। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। इतना बोलकर संगीता वहां से चली गई। मार्कशार्ट ने कबर्ड से कपड़े निकाले और नहाने चला गया। रात 8 बजे का वक्त हो गया था। पार्टी में धीरे धीरे इनवाइट किए सभी गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। अजय मुस्कुराकर सबका वेलकम कर रहे थे, लेकिन जिसके लिए पार्टी रखी थी उसका कुछ अता पता नहीं था। अजय ने एक तरफ आकर मार्कशार्ट को कॉल किया, लेकिन साहबजादे उनकी कॉल उठा लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अजय ने वापस 2-3 बार कॉल की,
लेकिन हर बार सेम रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने चिढ़कर संगीता का नंबर मिलाया, जिसने पहली ही रिंग में फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो, तुम्हारे साहबजादे कहाँ हैं? अब तक घर से चले या नहीं? मार्कशार्ट तो काफ़ी देर पहले ही निकल चुका था, पहुंचने वाला होगा। और आप कहाँ हैं? हम भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जल्दी आइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जी बस पहुंच ही रहे हैं। संगीता के इतना बोलते ही अजय ने फ़ोन जेब में डाला और आ रहे गेस्ट का वेलकम करने चला गया। कुछ देर बाद मार्कशार्ट जैसे ही पार्टी में आया, सबसे पहले उसका सामना अजय से हुआ। अजय मार्कशार्ट के कंधे पर हाथ रखकर बोले, कहाँ थे? कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। डैड, ऑफिस से घर आने में लेट हो गया था, इसी चक्कर में यहाँ भी आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अपने कुछ दोस्तों से तुम्हें मिलाते हैं, चलो। जी डैड, मार्कशार्ट मुस्कुराकर बोला और अजय के साथ चला गया। मुक्ति सोकर उठी तो देखा सुजाता तैयार हो चुकी थी। वह उबासी लेकर बोली, मौसी आप तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? सुजाता बैग से एक पिंक कलर की साड़ी निकालकर बेड पर रखते हुए बोली, मेरी भोली मुक्ति, तुम भूल गई हो, हमें नीचे चल रही पार्टी में जाना है। मुक्ति मुंह बनाकर बोली, मौसी हमारा मन नहीं हो रहा पार्टी में जाने का, प्लीज आप अकेली ही चली जाइए। मेरी लाडो रानी, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। मैंने तुम्हारे लिए साड़ी निकाल दी है, अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। मुझे अजय का बार बार फोन आ रहा है। मौसी सच्ची में हमारा मन नहीं है, प्लीज समझिए, हमें नहीं जाना। सुजाता मुक्ति के पास आई और उसके बिखरे बालों को हाथ से सही करते हुए बोली, अगर लोगों से मिलोगी जुलोगी नहीं तो ये जो डर और घबराहट है तुम्हारे अंदर, कैसे खत्म होगी मेरी लाडो? मैं चाहती हूँ तुम सबसे मिलो, जुलो और बाहर की दुनिया देखो, सब लोग कैसे एंजॉय करते हैं। मौसी प्लीज, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, 10 मिनट में मैं वापस आ रही हूँ तुम्हें लेने, अच्छे से तैयार हो जाना। इतना बोलकर सुजाता ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और रूम से बाहर चली गई। मुक्ति ने बेमन से उड़ते हुए साड़ी उठाई और तैयार होने चली गई। और फिर कुछ देर बाद मुक्ति आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। पिंक कलर की साड़ी के साथ उसने कानों में मैचिंग ईयररिंग्स पहने थे और मेकअप के नाम पर होंठों पर लिप बाम लगाई थी। अपने लंबे और खूबसूरत बालों को उसने खुला छोड़ा और पैरों में सैंडल पहनकर तैयार खड़ी थी। 9 बज चुके थे, इस वक्त भी पार्टियां चलती हैं। इतना बोलकर मुक्ति ने हल्का दरवाजा खोलकर बाहर झाँका, जहाँ कोई नहीं था। उसने वापस दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर बैठकर बोली, मौसी ने कहा था 10 मिनट में हमें लेने आएंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मार्कशार्ट फोन पर बात करते हुए ऊपर ही आ रहा था। उसका एक दोस्त इसी होटल में ठहरा था और अपने दोस्त से उसका रूम नंबर पूछकर उससे मिलने जा रहा था। मार्कशार्ट फोन पर बात करते हुए बोला, हाँ यार, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैंने सुना मेरे आने के बाद तूने भी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मार्कशार्ट बात करते हुए रूम के सामने आया और बिना नंबर चेक किए उसने बेल बजा दी। जब तक रूम का दरवाजा खुलता, वह पलटकर खड़ा होकर बात करते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ और सारी डिटेल्स मेल कर दूंगा। मार्कशार्ट को जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज़ आई, वह पलटते हुए बोला, चल ठीक है, फिर बात करता हूँ। इतना बोलकर उसकी नज़रें जैसे ही सामने गईं, नज़रें ठहर कर रह गईं और मार्कशार्ट पलके झपकाना तक भूल गया। मुक्ति सामने खड़े शख्स को देखकर घबरा गई। उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। मार्कशार्ट के मुंह पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह होश में आया और हैरानी से रूम नंबर देखकर बोला, ओ गॉड, ये हंस का रूम नहीं है। इतना बोलकर उसने एक नज़र बंद दरवाजे पर डाली और हंस को फोन करते हुए वहां से चला गया। मुक्ति घबराए हुए रूम के दरवाजे से लगकर खड़ी थी और अपनी उंगली के नाखून दांतों से काट रही थी। एक पल के लिए दरवाजे पर खड़े लड़के को देखकर वह डर गई थी। कुछ देर बाद वापस से दरवाजे पर दस्तक हुई। मुक्ति ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे पर सुजाता को खड़ा देखकर उसने सीने पर हाथ रखकर सुकून की सांस ली और दरवाजे से एक तरफ हट गई। सुजाता अंदर आकर मुक्ति को घबराए देख बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? जी हम ठीक हैं, उसने चेहरे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा। इतनी घबराई क्यों लग रही हो तुम? अकेली थी ना यहाँ, और आप आई नहीं इसलिए थोड़ा घबरा गई थी। इतनी सी बात के लिए कौन इतना घबरा जाता है? तुम तैयार हो गई? जी मौसी।
मुक्ति के इतना बोलते ही सुजाता उसे देखकर बोली, थोड़ा मेकअप करना था बेटा। मौसी, आप भी जानती हैं हमें यह सब पसंद नहीं है। हम ऐसे ही ठीक हैं। मेकअप करने से क्या होगा मौसी, हम जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा चलो, नहीं कहती तुम्हें मेकअप के लिए। अब नीचे चल रही पार्टी में जाकर एंजॉय करते हैं। सुजाता मुक्ति को देखकर बोली, जो अब भी घबराई हुई थी। इतना घबराओगी तो कैसे काम चलेगा बेटा, मेरे साथ चलो। सुजाता मुक्ति का हाथ अपने हाथ में थाम कर बोली, मौसी हमसे नहीं होगा। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। थोड़ी देर के लिए चलो। अगर पार्टी में मन नहीं लगा वापस आ जाना। अब चलो। सुजाता के इतना बोलते ही मुक्ति ने गहरी सांस भरी और उनके साथ नीचे चली गई। मुक्ति पार्टी में इतने लोगों को देखकर नर्वस हो रही थी। सुजाता उसे अपने साथ लिए कुछ लोगों से मिलवा रही थी। मुक्ति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सबको हाय हेलो बोल रही थी और उसके चेहरे पर नर्वस और पसीना देख सुजाता मुक्ति को एक तरफ लेकर आई और उसे पानी का गिलास देते हुए बोली, पानी पियो। मौसी, अब तो जा सकते हैं हम वापस। क्या हो गया बेटा, तुम बच्चों की तरह क्यों कर रही हो? नहीं, वहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ बैठ जाओ। सुजाता मुक्ति को वहीं एक तरफ पड़े काउच की तरफ इशारा कर बोली। इस हिस्से में लोगों की भीड़ कम थी। मुक्ति ने पानी पिया और गिलास वहीं रखकर काउच की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप इंजॉय करिए, हम यहीं बैठे हैं। मुक्ति को बैठते देख सुजाता मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। मुक्ति काउच पर आकर बैठ गई और पार्टी को एंजॉय कर रहे लोगों को देखने लगी। इस हिस्से में शोर कम था। यहाँ उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी कितनी शानदार रखी है, मानना पड़ेगा। अंश मार्कशार से बोला। मार्कशार तो उसके साथ अपनी बाकी दोस्तों की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने डैड से मना किया था पार्टी के लिए, लेकिन वो नहीं माने और बोले उन्हें मुझे किसी से मिलाना है, किसी स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाहते होंगे। पता नहीं। अंश और मार्कशार्त अपने कुछ खास दोस्तों के साथ खड़े बातें कर रहे थे। तभी संजू बोला, यार अपनी लाइफ की तो बैंड बजी हुई है। कहाँ बैंड बजी है? अंश राहुल के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। जब तुम दोनों की लाइफ की बैंड बजेगी उसमें ढोल बजाने वाला मैं ही होऊंगा। साले तेरी लाइफ सही नहीं चल रही है तो इसमें हमारी क्या गलती, और तुम हमें क्यों घसीट रहे हो? तुम दोनों ऐसे मजाक उड़ाओगे तो तुम्हें ही घसीटूंगा ना। मार्कसार देख रहे हो ना तुम, ये संजू हमें क्या सब बोल रहा है। अगर हम इस पर चढ़े तुम हम पर ही बरस पड़ोगे। यहाँ पार्टी में तो चैन से रहने दो यार। ना जगह देखते हो ना ही वक्त, तुम लोग शुरू हो जाते हो। गलती इन दोनों की थी, ये मुझ पर हंस रहे थे। संजू बुरा सा मुंह बनाकर बोला, हाँ तो किसने कहा था तुम्हें तुम्हारी लाइफ की बैंड बाजे के बारे में बताने के लिए? हम तो हंसेंगे ही ना। तुम नहीं सुधरोगे। इतना बोलकर मार्कशार्ट वहां से चला गया। उसे जाता देख उसके दोस्त एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। मार्कशार्ट वहां से चलते हुए वेटर के पास आया और ट्रे से कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाकर पीने लगा और पार्टी एंजॉय कर रहे लोगों को देखने लगा। तभी मार्कशार्ट की नज़र एक तरफ जाकर ठहर गई और आसपास सब रुकता सा महसूस होने लगा। जाने अनजाने दिल की धड़कनें बढ़ती महसूस हुई। मुक्ति हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास थामे बैठी इधर उधर खाली नजरों से पार्टी में मौजूद लोगों को देख रही थी और एक हाथ से अपने चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे कर रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देख मार्कशार्ट के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कुछ कदम चलकर ही मार्कशार्ट के कदम वहीं ठहर गए और कुछ देर पहले हुई मुलाकात के बारे में सोचकर मार्कशार्ट के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मार्कशार्ट वहीं खड़ा मुक्ति के हर एक एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था। उसका लोगों को देखकर अजीबोगरीब मुंह बनाना और बार बार उड़कर चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करना मार्कशार्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा था। मार्कशार्ट उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अजय ने उसे आवाज लगाई तो मार्कशार्ट उस तरफ चला गया। मुक्ति वहां बैठी बैठी बोर हो रही थी। वह सुजाता को ढूंढ रही थी, लेकिन सुजाता अजय और बाकी सबके साथ खड़ी बातें कर रही थी। मुक्ति पार्टी से निकलकर साड़ी संभालते हुए बाहर आ गई। वहां भी इक्का दुक्का लोग खड़े बातें कर रहे थे। मुक्ति बाहर न जाकर वापस अंदर चली आई और सुजाता के पास आकर धीरे से बोली, मौसी, हम रूम में वापस जा रहे हैं। सुजाता ने धीरे से उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, ठीक हो तुम? हम ठीक है मौसी, थक गए हैं, रूम में जाकर आराम करना चाहते हैं।
थोड़ी देर बाद चली जाना, पहले मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। इतना बोलकर सुजाता अजय के पास खड़ी संगीता की तरफ देखकर बोली, भाभी ये मेरी भांजी मुक्ति है। नमस्ते आंटी। मुक्ति चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाकर बोली, नमस्ते बेटा, आप बहुत प्यारी हैं। संगीता मुस्कुराकर प्यार से बोली, मौसी अब जाएं हम? बेटा अभी तो आप आई हैं, थोड़ी देर पार्टी एंजॉय करिए, उसके बाद सब साथ बैठकर डिनर करेंगे। मुझे लगता है आप बोर हो रही हैं। एक मिनट। इतना बोलकर अजय ने मार्कशार्थ को आवाज लगाई। मार्कशार्थ अजय के पास आकर बोला, जी डैड। अजय मुक्ति की तरफ देखकर बोले, इनसे मिलिए, ये मुक्ति हैं, हमारी दोस्त सुजाता की भांजी। अजय के इतना बोलते ही मार्कशार्थ की नजरें मुक्ति पर चली गईं, जो उसे ही देख रही थी। मार्कशार्थ के उसे देखने से मुक्ति ने पलकें झुका ली। मुक्ति यहाँ किसी को जानती नहीं है, इस वजह पार्टी में बोर हो रही है। हम चाहते हैं जब तक पार्टी चल रही है आप इनके ही साथ रहें। ओके डैड। मार्कशार्थ होठों पर हल्की मुस्कान सजाकर बोला और मुक्ति की तरफ देखकर बोला, आइए। मुक्ति ने सुजाता की तरफ देखा। सुजाता ने पलकें झपकाकर उसे जाने के लिए कहा और फिर मजबूरन मुक्ति को मार्कशार्थ के साथ जाना पड़ा। मार्कशार्थ मुक्ति के साथ चलते हुए उसके चेहरे की मासूमियत देख बोला, आप सुजाता आंटी के साथ आई हैं? जी। क्या करती हैं आप? जी। वह मार्कशार्थ की तरफ देख बोली, मैंने कुछ गलत भी नहीं पूछा जिसके लिए आप जी कह रही हैं। मेरा मतलब वो मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब हो मुझे बुरा नहीं लगा। चलिए आइए, आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। मार्कशार्थ मुक्ति को हंस राहुल और संजू के पास लेकर आया, जो उसे मुक्ति के साथ देखकर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। संजू मार्कशार्थ को मुक्ति के साथ देखकर बोला, मार्कशार्थ ये कौन लड़की है? इनका नाम मुक्ति है, डैड के कॉलेज की फ्रेंड रह चुकी सुजाता आंटी की रिश्तेदार है। हंस मुक्ति की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हाय मैं हंस, मार्कशार्थ का दोस्त। मुक्ति ने हंस के हाथ की तरफ देखा और फिर नजर उठाकर मार्कशार्थ को। वह मुक्ति की उलझन समझते हुए हंस के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये हंस है, ये संजू है और ये राहुल, तीनों ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें लगता है मुक्ति जी हमारे साथ बोर हो रही हैं। हंस उसका चेहरा देख बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें यह सब पसंद नहीं है, बोर हो जाती हैं शोर शराबे से। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। चलिए मिस मुक्ति। वह मुक्ति को चलने का इशारा करके बोला। मुक्ति अपना साड़ी का पल्लू सही करते हुए वहां से आगे बढ़ गई। मार्कशार्थ उसकी कमर पर लहरा रहे लंबे बालों को देख हैरान था। आज तक इतने सुंदर बाल मार्कशार्थ ने किसी के नहीं देखे। वह मुक्ति के साथ चलने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बराबर चल रही लड़की से क्या बात करे। अब तक जो भी बात की उन सबकी शुरुआत मार्कशार्थ ने ही की थी। मुक्ति तो बस हाँ हाँ में जवाब ही दे रही थी। आपको भूख लगी है तो खाना खाने चलें? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मार्कशार्थ ने उससे बात करने के बहाने से पूछा। हम मौसी के साथ ही खाना खाते हैं। आंटी अभी बिजी हैं, आप चाहें तो मेरे साथ चलकर खा सकती हैं। और वैसे भी मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ जो किसी लड़की की रिस्पेक्ट ना कर सके। आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हैं। मार्कशार्थ उसके चेहरे पर परेशानी देख बोला। मुक्ति उसकी बात से शर्मिंदा होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। चलिए। वह नज़र झुकाकर बोली। मार्कशार्थ उसके पलके झुकाने से मुस्कुरा दिया और बालों में हाथ फेरकर मुक्ति को साथ लिए खाने के अरेंजमेंट की तरफ बढ़ गया। कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप भी कुछ बोलिए। हम ज़्यादा बात नहीं करते। वाओ इंटरेस्टिंग। जी मेरे कहने का मतलब मैं भी ज़्यादा बात नहीं करता। उसके इतना बोलते ही मुक्ति ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे बोलना चाह रही हो, जब से हम साथ हैं आप ही बोले जा रहे हैं। मार्कशार्थ उसे खाने खिलाने के लिए लेकर आया। उसके बाद से उन दोनों की कोई बात नहीं हुई। मुक्ति मार्कशार्थ के सामने नर्वस हो रही थी। बार बार वह अपने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछ रही थी और खाना भी ना के बराबर ही खा रही थी। मार्कशार्थ जेब से फोन निकाला और बोला, आप आराम से खाना खाइए, तब तक मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ। इतना बोलकर मार्कशार्थ तो जा चुका था, लेकिन मुक्ति उसकी जैसे भूखी मर चुकी थी। उसे नहीं पसंद था ऐसे कोई भी लड़का उसके आसपास रहे और रह रहकर उसकी नजरें मुक्ति पर ठहरे। मुक्ति की आंखें भर आईं और आंखों से आंसू गिरने लगे।
उसने अपने आंसू पोंछे। मार्कशार्क उसकी तरफ ही आ रहा था। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? मार्कशार्क बैठते हुए बोला। मुक्ति को खामोश देखकर मार्कशार्क ने उसके चेहरे पर नजर डाली। मुक्ति की झुकी पलकों से होते हुए आंसू नीचे गिरता मार्कशार्क को महसूस हुआ। हे, क्या हुआ? आप ठीक हैं? मार्कशार्क ने उठकर उसके पास आकर पूछा। हम ठीक हैं, अपने रूम में जाना चाहते हैं। क्या हुआ है? आप बताइए प्लीज। किसी ने कुछ कहा आपसे? मार्कशार्क, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा है और हम ठीक हैं। पहली बार मुक्ति ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखकर कहा। मुक्ति की नजरें मार्कशार्क से जैसे ही टकराई, उसने तुरंत पलकें वापस गिरा दी। आप रो रही हैं, इसका मतलब कुछ हुआ है। मार्कशार्क उसके चेहरे की मासूमियत देख बोला। मुक्ति कुर्सी से उठकर खड़ी हुई और गर्दन झुकाकर बोली। हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। इतना बोलकर मुक्ति वहां से चली गई। मार्कशार्क उससे कुछ नहीं बोल पाया और ना ही रोक पाया। वह जींस की दोनों पॉकेट में हाथ डालकर मुक्ति को जाता देख मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला। तुम्हारी और हमारी आपस में बहुत जमने वाली है। वो जा चुकी है। तभी किसी ने उसके कान के करीब बोला तो मार्कशार्क ने गर्दन घुमाकर देखा। संजू, राहुल और अंश खड़े मुस्कुरा रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं मुक्ति को जाता नहीं देख रहा था। मार्कशार्क उस चेयर पर बैठ गया जहाँ मुक्ति बैठी थी। हमने यह नहीं पूछा कि तुम मुक्ति या फिर किसी और लड़की को देख रहे थे। पूछ नहीं रहे तो मैं बता देता हूँ। मार्कशार्क सामने रखी मुक्ति की प्लेट से खाना खाते हुए बोला। हम तुमसे सफाई नहीं मांग रहे, तुम फिर भी सफाई दिए जा रहे हो। इसका मतलब जरूर कुछ चल रहा है। अंश, मार्कशार्क संजू को घूर कर बोला। अपना दिमाग ज्यादा मत चला। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उस लड़की से आज अभी इसी पार्टी में मिला हूँ। अगर तुम उसे नहीं जानते तो उसका झूठा खाना क्यों खा रहे हो? राहुल के इतना बोलते ही मार्कशार्क का खाने वाला हाथ मुंह को जाते हुए रुक गया। उसने बारी बारी से सामने बैठे अपने कमीने दोस्तों की तरफ देखा और रुके हाथ से खाना खाते हुए बोला। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुक्ति ने इस खाने को छुआ भी नहीं। हमने अपनी इन्हीं आंखों से उसे खाना खाते देखा, इसलिए हमसे झूठ बोलिए ही मत। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।